हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों आपका बिलियन चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। अभी ये चैप्टर 2 है, लेकिन 2024 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी द्वारा चैप्टर 1 को हटा दिया गया है। अर्थात जो आपका ठोस प्रवस्था हट गया है। तो यदि कहा जाए कौन सा चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट भी हो सकता है। अभी यदि आप एमपी बोर्ड सीजी बोर्ड से हैं तो अभी बुक आया नहीं है बच्चों, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक स्टार्ट है। प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियोज हैं, देखना शुरू कर दें। आज हम इस लेक्चर में आपको समझाने वाले हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, इसकी गणितीय व्याख्या कंप्लीट एक ही लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को लास्ट तक देखना है, तभी मजा आने वाला है। और यदि इसका नोट्स लेना है, आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूं 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। इसमें कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और 100 रुपीज दे करके बेहतर रूप से आप नोट्स ले सकते हैं। तो राउल्ट का नियम भाई साहब किससे संबंधित है? तो राउल्ट का नियम जो है ना, किसी भी विलयन के वाष्प दाब और उसमें विलेय के सांद्रण के बीच संबंध स्थापित करता है। किस किस पर संबंध स्थापित करता है बच्चों? विलयन का वाष्प दाब। किस पर? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। विलयन का वाष्प दाब और विलेय का सांद्रण, विलेय का सांद्रण, इनके बीच संबंध दर्शाता है। यदि कोई पूछ दे कि राउल्ट का नियम भाई किसके लिए बनाया गया है, तो विलयन का वाष्प दाब और विलेय के सांद्रण, यानी किसी भी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है, इस पर एक संबंध स्थापित करता है। इस संबंध को बताने के लिए सन 1886 में जो आपके फ्रेंच वैज्ञानिक थे राउल्ट ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। भाई राउल्ट ने कब नियम दिया? 1886 में। हो सकता है बच्चों आपके बुक में कुछ और हो, तो कंफ्यूज मत होना। जो भी सन दिया हो, ये सन लगभग माना जाता है, किसी ने देखा नहीं है, समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूं कि अलग अलग किताबों में थोड़ा सा जो ये सन है वो अलग अलग दे दिया जाता है, इसलिए आप इससे परेशान मत होना। बस इतना जरूर जानना कि इस नियम का प्रतिपादन फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रेंकोइसी मैरी राउल्ट ने दिया था। ठीक है, इसको बहुत डीप में समझना होगा बच्चों। ये आपका विलयन का वाष्प दाब है क्या, यहां पे आपको यही समझना है कि विलयन का वाष्प दाब है क्या। जैसे मैं एक पात्र लेकर चलता हूं, चाहे मैं विलायक लेकर रखूं चाहे विलयन लेकर रखूं। ठीक है, अभी बात फिलहाल यहां पर समझें आप। इस पात्र में भैया द्रव रखा हुआ है, कोई भी द्रव हो सकता है, पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, फिनाल हो सकता है, ईथर हो सकता है, कुछ भी पदार्थ रखा है। अभी फिलहाल मैं कहता हूं कि एक विलयन है। क्या बच्चों? विलयन मैंने मानकर चला। अब इस विलयन में थोड़ा आप समझिएगा। इस विलयन में मैं ये कहता हूं कि ये वाष्पित होता है, और वाष्पित होगा बच्चों तो इसके ऊपर एक वाष्प का निर्माण होगा। सही है कि नहीं? अब ये वाष्प बन चुका है, देख सकते हो आप लोग, ये वाष्प बन चुका है। अब इसी वाष्प द्वारा इसी विलयन पर एक दाब लगाया जाएगा, इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं बच्चों? वाष्प दाब। यानी कोई भी विलयन है या तो विलायक है, और इसी के वाष्प के द्वारा, भाई साम्य अवस्था में रहता है। साम्य अवस्था का मतलब जितना, ये मान लीजिए ये हमारा ये वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है, और वायुमंडल और इस द्रव के बीच एक साम्य स्थापित है। साम्य का मतलब यदि ये वाष्पित हो रहा है तो उतनी मात्रा में द्रवित हो रहा है, दोनों का बिल्कुल साम्य है। जब साम्य अवस्था में है तो इसके जो वाष्प के निर्माण हो बच्चों, और इस वाष्प से ही किसी द्रव पर दाब लगाया गया, जिसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। यानी हमारे पास जो दाब है वो किसके कारण है? जो द्रव है उसी के वाष्प से आरोपित बल है। दाब कहलाता क्या है? एक निश्चित एरिया पर लगाया गया बल। फिर हमारा एक निश्चित क्षेत्र है, मान लो जिस क्षेत्र में बल लग रहा है वही आपका दाब है। तो इस द्रव से ही वाष्प का निर्माण हुआ, और यही वाष्प जब दाब लगाता है उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब। ये आपका आ गया विलयन का वाष्प दाब। विलेय का सांद्रण मतलब विलेय पदार्थ हम मिला रहे हैं। अब देखो, जैसे बच्चों हम आपसे कह दें कि इसमें दो प्रकार से विलेय हम मिला सकते हैं, एक तो वाष्पशील, एक तो वाष्पशील। यदि वाष्पशील मिलाएंगे, वाष्पशील यदि विलेय मिलाएंगे तो वो वाष्पित होगा, वो वाष्पित होगा। लेकिन उसी के स्थान पर यदि अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया, थोड़ा समझिएगा, अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया
तो क्या वो वाष्पित होगा बच्चों? वो वाष्पित ही नहीं होगा। अर्थात यदि इसमें हम बात करें कि यदि आपका वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया तब उसके वाष्प दाब में परिवर्तन होगा, क्योंकि वो भी वाष्पित होगा, अधिक वाष्प बनेगा, दाब अधिक हो जाएगा। लेकिन बच्चों अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो इस विलयन के वाष्प दाब में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है आप बता सकते हैं? जब अवाष्पशील विलेय हमने मिलाया इसमें, तो जब हम अवाष्पशील मिला दिए तो जब वो वाष्पित ही नहीं होगा, तो वाष्पित नहीं होगा तो उसका वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। सिंपल है। वाष्प दाब किस पर डिपेंड करता है? ऐसे पदार्थ जो वाष्पित होगा, जो वाष्पित ही नहीं होगा उस पर हम क्या कह सकते हैं कि उसका कोई वाष्प दाब होगा। तो यदि हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ इसमें मिला भी दिए तो हम यदि कह दें कि विलयन का जो आपका वाष्प दाब है वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि विलेय का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बहुत ही डीप की बातें मैं कह रहा हूं भाई साहब। मैंने कहा ये विलयन है, इसका कोई ना कोई वाष्प दाब है। यदि शुद्ध विलायक होता, वो वाष्पित हो रहा, उसका भी कोई ना कोई वाष्प दाब होता। वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब में कब परिवर्तन होता है? जब भाई वाष्पशील उसमें विलेय मिलाएंगे, जो वो भी वाष्पित हो रहा है। यदि वो वाष्पित ही नहीं हो रहा है तो फिर जो विलायक का वाष्प दाब है वही विलयन का वाष्प दाब होगा। ठीक है, चीजें अच्छे से क्लियर कर लें, नहीं तो आगे दिक्कत होगी, आगे बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चों। ये डीप की बातें कोई चर्चा नहीं करता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास विलायक है, ये विलायक है, ठीक है, विलायक है। और इसमें मैं जब विलेय मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा? विलेय जब मिलाऊंगा और वो अवाष्पशील है, क्या है? अवाष्पशील विलेय है, तो ये आपका जो विलायक का जो वाष्प दाब रहा होगा ना, जो वाष्प दाब रहा होगा, वही बच्चों विलेय को मिलाने पर भी विलयन का वाष्प दाब रहेगा, विलयन का वाष्प दाब रहेगा। ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा रहा? क्योंकि विलेय जो हमने मिलाया वो अवाष्पशील है, वो वाष्पित ही नहीं होता है। इसलिए जो भी यहाँ पे मैं कहता हूं यदि जल का वाष्प दाब रहा होगा बच्चों, वही आपके विलयन का भी वाष्प दाब होगा। मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि इसमें जो भी पदार्थ हम मिला रहे हैं वो अवाष्पित है, मतलब वाष्पित ही नहीं हो रहा है। इसमें प्रभाव कब पड़ता? जब हम इस विलेय में हम बात करते, विलेय में ऐसा पदार्थ लें जो वाष्पशील हो। जब वाष्पशील होता तो वो भी वाष्प बनता, तब दाब में परिवर्तन होता है। अर्थात एक चीज तो आपने समझा कि यदि विलेय अवाष्पशील है तो चाहे हम विलायक का वाष्प दाब लिख दें या विलयन का वाष्प दाब लिख दें, दोनों बराबर होता है। अब राउल्ट ने इन्हीं दोनों में संबंध बता दिया कि जैसे हमने कहा एक निश्चित तापमान पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, ये हम बता रहे हैं भाई ये विलयन है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन मतलब इसमें जो विलेय मिला है वो अवाष्पशील है। किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, इस पूरे विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, या हम विलयन का वाष्प दाब कह सकते हैं बच्चों, या विलायक का वाष्प दाब। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया ना कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने इसमें मिलाया तो चाहे विलयन का वाष्प दाब कह दो, चाहे विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से समझो, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मतलब जो वाष्प दाब निर्भर करेगा केवल और केवल बच्चों विलायक पर निर्भर कर सकता है। ये किसी विलयन पर निर्भर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक पर निर्भर कर रहा है, विलेय पर निर्भर नहीं कर रहा है। आप ही बताओ, अवाष्पशील विलेय मिलाया जो वाष्पित ही नहीं हो रहा है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जो वाष्पित नहीं हो रहा, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर जो वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है केवल और केवल विलायक से हो रहा है। इसलिए तो कहा गया अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, क्या अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब वो किस पर डिपेंड करेगा? विलायक के मोल प्रभाज के अपेक्षिक समानुपाती होता है, या विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है सीधा। ठीक है बच्चों, अर्थात आप लोगों को तो थोड़ा सा डाउट रहेगा बच्चों। क्यों डाउट रहेगा? क्योंकि भाई ऐसा चीज है जो पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कत डालता है। जैसे मैंने कहा विलयन है, विलयन में दो घटक होता है बच्चों, एक आपका विलायक, ठीक है, और एक आपका विलेय।
मैं यदि आपसे कह दूं इसको ए घटक मानो तो इसको आप कहोगे बी घटक मानो। इसके मोल प्रभाज को हम बोलेंगे एक्स ए, इसके मोल प्रभाज को हम बोलेंगे एक्स बी, इसके दाब को बोलेंगे पी ए, इसके दाब को बोलेंगे पी बी। बात की बात है, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, तब सब कुछ में समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई हम बता रहे हैं ये विलायक का वाष्प दाब है, मतलब ये वाष्प दाब है, ठीक है। और ये एक्स ए जो है विलायक का मोल प्रभाज है, ए हमारा घटक है। अब चूंकि बोला क्या गया था कि अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में, थोड़ा सा यहां पर आप देखेंगे कि किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, कथन समझ में आ गया कि जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने मिलाया तो जो भी वाष्प दाब है वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल विलायक पर डिपेंड करेगा, इसीलिए विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आप विलयन भी कह देते तो विलयन और विलायक का समान ही वाष्प दाब होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब विलेय जो है अवाष्पशील है, अवाष्पित है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि मान के चलता हूं, थोड़ा समझिएगा, विलयन का वाष्प दाब थोड़ा समझिएगा ना, विलयन का वाष्प दाब में क्या मान के चलता हूं, पी मान कर चलूंगा। ठीक है, ठीक है। और यदि मैं आपसे कह दूं विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, तो आप कहोगे सर विलायक एक घटक है, तो आप कह दो पी ए। तब राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या कहता है कि भाई साहब क्या बोला गया, एक निश्चित ताप पर किसी विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, विलयन मतलब पी, और मैंने आपको बताया था कि जब अवाष्पशील मिलाएंगे तो चाहे आप पी ए करो और चाहे पी करो उतना ही है। किस पर डिपेंड करता है? विलायक पर डिपेंड करता है। विलायक का मोल प्रभाज एक्स, तो ये एक्स ए हो गया, यानी पी ए बराबर के एक्स ए, जहां के एक समानुपाती नियतांक है बच्चों। ठीक है, जहां के क्या है, के ए क्या है, समानुपातीय नियतांक, समानुपातीय नियतांक। बच्चों आप लोग नोट्स जरूर ले लें, 100 रुपीज चार्ज है मात्र। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि मान लीजिए शुद्ध विलायक है, बिल्कुल विलायक शुद्ध है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है मतलब उसमें विलेय ही नहीं है, शुद्ध विलायक, तो हमेशा शुद्ध विलायक का जो मोल प्रभाज होता है वो एक होता है, क्योंकि विलयन का जो मोल प्रभाज होता है, विलयन का जो मोल प्रभाज है बच्चों मैं आपको बता दूं एक है। ठीक है, एक, यदि एक घटक है तब उसका मान एक होगा, दो घटक होता तब पर भी उसका मान एक होता, तीन घटक होता, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तब पर भी उसका मान होता, चार घटक होता प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी तब पर भी मान एक ही होता। मतलब यदि एक ही घटक है शुद्ध विलायक तब पर भी उसका मोल प्रभाज एक होगा। ठीक है, और जो वाष्प दाब है मान के चलते हैं P बराबर P0 है, शुद्ध, जब उसमें विलेय नहीं है, समझ रहे हैं, तब इसमें मान रखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, PA के जगह P0A, K का मान XA का मान एक, XA का मान कितना हो जाता, एक हो जाता, गुणा है ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर K बराबर कितना, तब P0A, सही है। इसका मान हम समीकरण एक में रखते बच्चों, समीकरण एक में रखते तो कितना आ जाता, PA बराबर P0A, है ना, K का मान रख रहे हैं इंटू XA। ये हमारा राउल्ट का नियम बच्चों, ये क्या है, राउल्ट का नियम है। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया, समीकरण एक में मान रख देते, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा गणितीय व्याख्या लेकर आया हूं, यही नोट्स मिलता है आपको, परेशानी की जरूरत नहीं, मात्र 100 रुपीज चार्ज है, हैंड रिटेन नोट्स प्रॉपर रूप से। माना किसी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब P है, विलायक का वाष्प दाब P रहेगा, वो तो सबको पता है, जो कि विलयन के वाष्प दाब के बराबर है। ये भी हमने बताया था कि जब हम विलेय अवाष्पशील मिलाए हैं तो चाहे आप विलयन की बात करो चाहे आप विलायक की बात करो, दोनों का वाष्प दाब समान है। हमने कहा भाई शुद्ध विलायक के लिए मोल प्रभाज एक होता है, सही है, मतलब यहां पर जब मान रखेंगे तो PA के जगह P0A रख देंगे, XA का मान है तो भाई P0A बराबर K हो जाता है बच्चों। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात किए कि जब इसका मान K का मान यहां पर रखेंगे तो PA बराबर P0A इंटू XA आ जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। यदि मैं यहां पे लिख देता PA बराबर P0A इंटू XA, ये सबको पता है। अब मैंने आपको एक चीज समझाया कि बच्चों यदि थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत साधारण है कि विलयन में दो घटक हैं, विलेय भी और विलायक भी, तो विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा बताओ जरा। मैंने आपको कहा कि दो घटक हैं तो भाई A का XA तो B का XB, और विलयन में कितने भी घटक हों
उनका कुल मोल प्रभाव जो होता है बच्चों वो 1 के ही बराबर होता है, कितने भी घटक हो, इससे लेन देन नहीं है। अब मैंने कहा कि यदि मैं यहां से निकाल दूं XA का मान तो आप कहोगे सर 1 - XB हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं भाई? अब चूंकि आपने पढ़ाई है, क्या पढ़ा है? PA बराबर बताओ क्या पढ़ा आपने? P0A इंटू XA। इतना तो पढ़े हो भाई, अभी के अभी पढ़े हो। तो PA बराबर कितना आ जाएगा? P0A, XA का मान कितना? 1 - XB। 1 - XB, ठीक है बच्चों। अब गुणा करो तो कितना आ जाएगा? P0A माइनस P0A इंटू XB। अब देखो भाई, ये माइनस का इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, P0A इंटू XB। ए P0A, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस PA, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर P0 बोल रहे, 0 बोल रहे, नाट बोल लो ना जब तुमको बोलना है तो, ठीक है। जो बोलना हो बोल लो, क्या दिक्कत है? बोलने में क्या जाता है? XB बराबर P0A माइनस PA अपान P0A। देखो बच्चों, ये हमारा XB का मान आ गया है, अर्थात विलेय का मोल प्रभाव निकाल दिए। अब मैं आपसे कह दूं कि ये P0A शुद्ध का है और इसमें मैंने विलायक को घटाया तो ये किसका वाष्प दाब में कमी है? भाई ये शुद्ध के लिए था और ये अशुद्ध के लिए था, मतलब इन दोनों में डिफरेंस निकाला तो ये वाष्प दाब में अवनमन है, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन है। क्या है? अवनमन है। और ये वाला है इसके अपेक्षा अवनमन, इसलिए आपेक्षिक अवनमन कह देंगे। ये अवनमन है, कमी है, आप खुद लगाओ ना। ये शुद्ध के लिए था और ये अशुद्ध के लिए था, मतलब जब हमने विलेय मिला दिया, शुद्ध के लिए हमने P0 माना है और ये शुद्ध के लिए नहीं है, तो आप ही बताओ भाई। ये शुद्ध के लिए था, इसमें हमने इसको घटाया है, ठीक है। तो फिर ये कमी ही ना कहलाया कि शुद्ध में अशुद्ध को घटाए तो कमी, तो वाष्प दाब में कितना कमी आ गया, तो वाष्प दाब ने अवनमन कहलाया, ठीक है। और ये इसके अपेक्षा जब हम इसको कह रहे हैं कि P0A मतलब शुद्ध के अपेक्षा कितना कमी आया, तो ये आपेक्षिक अवनमन कहला जाता है। चीजें वही है ना, चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर देखो जरा, नोट्स बनाना है तो प्रॉपर रूप से बनाते चलो आप लोग। मैंने कहा दोनों का मोल प्रभाव 1 होता है, तो XA का मान निकाल दिया। XA का मान यहां पर रख दो बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपना यही आता ना समीकरण, PA बराबर P0 माइनस इंटू XA। यहाँ पे वैल्यू रखते अपन, रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, पक्षांतर करके XB का मान निकाल दिया। मैंने यही तो कहा कि P0A माइनस PA, शुद्ध में अशुद्ध को घटाओ तो कमी आया, तो वाष्प दाब में अवनमन, यही तो है बच्चा। अच्छा, इसके अपेक्षा जब हमने कमी कहा तो बोला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अच्छा, इससे एक परिभाषा भी दे सकते हो कि यहां पर देख लो जरा कि किसी अवाष्पशील विलेय विलयन में विलायक का जो मोल प्रभाव है, ये विलायक नहीं, विलेय का मोल प्रभाव, ठीक है, विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। या कि ऐसा भी कह सकते हो ना, किसी अवाष्पशील विलेय विलयन में विलायक का आपेक्षिक, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव के समानुपाती, विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है, ठीक है। यहां पर लिखा ही है, जो प्रॉपर नोट्स लेता है उसके लिए यही तो फायदा होता है। मात्र आपसे कितना चार्ज लिया जाता है बताओ ना? 100 रुपीज चार्ज लिया जाता है और प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाता है। 100 रुपीज में ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं, हैंड रिटेन, एग्जाम तक आपका सहयोग किया जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 कॉन्टैक्ट कर लीजिए और ले लीजिए, प्रॉपर रूप से तैयारी कीजिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। राउल्ट का नियम क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। एक क्वेश्चन और बनता है राउल्ट के नियम से, कि राउल्ट के नियम से आपेक्षिक अवनमन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना, आणविक द्रव्यमान की गणना निकालने के लिए इसका अलग से आपको एक छोटा सा थ्योरम रहेगा, उसको हम करा देंगे मात्र 5 से 10 मिनट का। हम छोटा लेक्चर देने के पीछे रीजन ये समझते हैं कि आप लोग बोरिंग ना लगे आप लोगों को, और आप लोगों को टाइम वेस्ट ना लगे, और आप उतना सीख पाओ। एग्जाम में जैसा भी आए आपसे बनना चाहिए। फिलहाल आज के इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।